नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे एफ्स्पा की और नागालैंड में हुए घटनाक्रमों की। ऐसा क्या हुआ है नागालैंड में जो नागालैंड से लेके दिल्ली तक सिर्फ एक ही घटना की चर्चा है? ऐसा क्या हुआ है नागालैंड में जहां सरकार ने खेद व्यक्त किया है, वहीं आर्मी ने, सेना ने भी माफी मांगी है, लेकिन फिर भी एक कानून को हटाने की मांग हर तरफ से हो रही है। जो मानव अधिकार उल्लंघन देखने वाले जो संस्थान हैं, उन्होंने फिर से अपनी मांग को दोहराना शुरू किया है कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे ड्रैकोनियन कानून का हटना क्यों जरूरी है। तो हम पहले शुरू करते हैं कि नागालैंड में एक्चुअली हुआ क्या। तो अगर मैं बहुत ब्रीफली बताऊं तो हुआ ये कि आर्मी को शक हुआ, एक गाड़ी जा रही थी, आर्मी ने उसको रोका, वहां पे एम्बुश था, और लेकिन गाड़ी रुकने की बजाय और तेज हो गई। आर्मी को और शक हुआ और उन्होंने उस पर फायर किया, उसको इंगेज किया, और इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। और बाद में पता चला कि वो नहीं थे जो आर्मी समझ रही थी। वो गांव वाले थे, माइनिंग में काम करके आ रहे थे, मजदूर थे, और उनका किसी भी तरह के आतंकवादी संगठन से रिश्ता नहीं था। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आर्मी का जो मुखबिर था, जो इन्फॉर्मर था, शायद उसने जो वहां की आतंकवादी संगठन है उसके साथ मिलके एक साजिश रची, ताकि ये जो ट्राइब है जिसके लोग मारे गए हैं इसमें, वो आर्मी के खिलाफ उठ खड़ी हो। तो बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं इसमें कि क्या आ, साजिश की थी आर्मी ने, या आर्मी खुद ही साजिश के शिकार हो गई। क्या एक ये बड़ी साजिश का नतीजा है? क्या नागालैंड में फिर से हिंसा और आतंकवाद भड़कने की संभावना है? आ, ये जो मांग फिर से उठ रही है कि आर्मी ने एक सिविलियन या निर्दोष लोगों को अगर मार दिया है तो क्या उनका जो ट्रायल है वो सिविल तरीके से हो सकता है? क्या आर्मी सिर्फ खेद प्रकट करने के अलावा और उनका अपना ट्रायल करने के अलावा क्या उनका सिविल ट्रायल होगा? उसको ये कौन निर्धारित करेगा कि जो पूरा ये घटनाक्रम है इसमें इसमें दोषी कौन है? क्या आर्मी वाले दोषी हैं जिन्होंने एक शक के बिना पे उन पे गोलियां बरसाई, या फिर ये बस एक धोखा था, एक गलती थी जिसको आर्मी ने माना है? तो इसमें सबसे बड़ी बात जो उभर के आ रही है वो है एफ्स्पा की, यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। और इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है हम थोड़ा सा पीछे जाएं और समझे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो पहले तो आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आज़ादी के पहले से, जहाँ पे 1945 के तकरीबन 1945 के समय में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था, तो उस समय जापानीज आर्मी के साथ मिलके जो ये इंडियन नेशनल आर्मी थी, उन्होंने अटैक्स करने शुरू कर दिए थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी। तो उस समय जो वहाँ के जो अंग्रेजों के जो नुमाइंदे थे, वो ये एक्ट लेके आए थे, जहां से जिसके कारण वो ब्रिटिश आर्मी को और सुदृढ़ करे और उन्हें किसी भी तरह का शक होने पे बिना कुछ परमिशन लिए वो उनको खत्म कर सकते थे। उसके बाद मिली आज़ादी। आज़ादी के बाद जो आपको पता है कि बहुत सारे जो राज्य थे वो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, और उसमें अपना एक उनका द्वंद शुरू हो गया एक स्वतंत्र राज्य बनने के लिए। उसमें एक नागालैंड भी था, जो 1952 में, अगर आप देखें 1952 में इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है नागालैंड में, और आपको उसी समय 1958 में फिर उसके मद्देनजर रख के ये एक एफ्स्पा को पास किया गया कि जहाँ पे आर्मी को एक्स्ट्रा पावर्स दी गई, जिसके जिसके तहत कहा गया, एक ऑर्डिनेंस पास करके कर दिया गया सारा ये पावर, सेंटर को पावर दिया गया कि आर्मी अगर शक होने पे वहां फायरिंग कर सकती है, उस जगह को
आग लगा सकती है, अपने हिसाब से वहां काम कर सकती है, उस पे एक्शन ले सकती है बिना किसी तरह के जवाबदेही के। अगर मुझे शक है कि ये आदमी आतंकवादी गिरोह का है या फिर ऐसा कुछ कर सकता है जो देश के लिए सही नहीं है, देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए सही नहीं है, देश की संप्रभुता के लिए सही नहीं है, तो मैं ये बिना ये सोचे कि इसके बाद मेरा क्या ट्रायल होगा या मेरी क्या लाइबिलिटी होगी, मैं एक एक्शन ले सकती हूँ। तो ये एक नटसेल में था। अब इसके दो आर्ग्यूमेंट्स हमेशा से चलते हैं। एक कि कानून जो है वो शक के बिना पे नहीं होता, क्योंकि शक के बिना पे तो निरीहों की हत्या हो सकती है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और एक बार किसी की जिंदगी चली गई तो वो परिवार बर्बाद हो जाता है, उसके बाद फिर उसको कुछ कर नहीं सकते। वही दूसरी तरफ का जो आर्गुमेंट है जो आर्मी की तरफ से है कि ऐसे इलाके में जहां पे एफ्स्पा लगता है, जो कि डिस्टर्ब्ड, मतलब डिस्टर्ब कैटेगरी होती है उनकी, उसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि ऐसे ऐसे तत्व होते हैं, इस तरह की का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, वहां पे जहां पे आपको 24 घंटे आपके सर पे बंदूक लटकती रहे, सर पे तलवार लटकती रहे कि कौन होगा जो आके आपके बीच से ही आके आपको मार दे, जहां पे आप बैठे हैं, कैंप बनाया है, उसको उड़ा दे। तो वो एक बहुत ही डरावना और पग पग पे से फूक फूक के कदम रखने वाली सिचुएशन होती है। तो उस समय आर्मी के लिए ये बहुत जरूरी है, साथ में साथ उनके मोराल के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो उनको एब्सोल्यूट पावर्स दी जाएं। अगर वो एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दी जाएंगी तो कोई भी जो एक जो कदम सुदृढ़ कदम है, जो उस समय के लिए उस समय के हिसाब से उस तरह की स्थिति को देखते हुए वो आर्मी नहीं ले सकती है, क्योंकि फिर में बाद में उनको लगेगा कि शायद हमारा ट्रायल हो जाए। तो ये दो चीजें, बहुत सारी कमिटियां बनी और सारी कमिटियों ने ये रेकमेंड किया कि हाँ, ये एक ड्रैकोनियन लॉ की तरह है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इस पे देखा जाना चाहिए। हालांकि सरकारें आई, सरकारें किसी भी सरकार ने जब वो विपक्ष में होते हैं तो इसमें समीक्षा करने की बात कहते हैं, हटाने की बात कहते हैं, लेकिन जब चाहे वो कांग्रेस की हो या जो अभी बीजेपी की सरकार है, दोनों में के आप उनके वक्तव्य उठा के देखेंगे तो उन्होंने यही मेंटेन किया है कि कहना आसान है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन में आसान है, लेकिन जो जिस तरह के परिस्थिति में आर्मी ऑपरेट करती है ऐसे एरियाज में, उसमें ये लॉ का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से चलती आ रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सिचुएशन देख के लगता है जैसे कि 1970 में ये मणिपुर में था, फिर उसके बाद 83 में पंजाब में भी लगा था, 1990 में 90 के बाद जो हुआ कश्मीर में वहां पे भी वो लगा हुआ है, और बाद में बहुत सारे जगहों पे उसको रिवोक भी कर लिया गया, जैसे कि त्रिपुरा में उसको हटा लिया गया, मेघालय में जब लगा कि इसकी सरकार अच्छे से फंक्शन कर रही है तो इसको हटा लिया गया, पंजाब में जब स्थिति नियंत्रण में आ गई तो उसको हटा लिया गया। तो ऐसे नहीं होता कि वो हमेशा के लिए हो जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह को में से भी हटा लिया गया था, और जो 16 जिले थे इस एफ्स्पा के अंदर, आर्मी के अंदर, उससे हटा के उसको 8 कर दिया गया था। तो ऐसे बहुत जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे इस लॉ को रिवोक भी करते हैं। तो ये जानना जरूरी है। हाँ, अब आते हैं जो आज का घटनाक्रम है उस पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि ये एक्चुअली हुआ क्या। तो जैसे मैंने बताया कि आर्मी को खबर मिली कि आतंकवादी संगठन जो है वो वहां के कुछ लोग हैं जो उस समय से वहां से पास करने वाले हैं। आर्मी वहां पहुंची क्योंकि वो मुखबिर ने उनको बताया था वहां के। लेकिन उसमें जो उनको दिखी कि एक कार है, जो एक ट्रक है जो आ रही है, पिकअप वैन कह लीजिए उसको, तो उनको लगा कि शायद ये वही आतंकवादी संगठन वाले लोग हैं। आर्मी ने उनको हाथ दिया, रोकने को कहा, लेकिन वो रुकने के बजाय और तेज हो गई। तेज क्यों हो गई? क्योंकि अब पता चला है कि जो गांव वाले थे उसमें वो जो मजदूर थे वो माइनिंग में, मतलब जो खदान में काम करते थे, और सुप्रीम कोर्ट के एक
फैसले के अनुसार खादान का काम जो है वहां पे बंद है, प्रतिबंधित है। तो उनको ऐसा लगा कि ये शायद पुलिस है जो हमारा पीछा कर रही है और हमको पकड़ के जेल में डाल देगी। तो इस वजह से उन्होंने गाड़ी रोकने की बजाय और तेज कर दी, और हुआ ये कि आर्मी का शक और पुख्ता हो गया और उन्होंने वहां पे ओपन फायर कर दिया। अब इस ओपन फायर में 6 लोग वहीं मर गए, और उसके बाद जब ये बात फैली तो उसके बाद वहां पे जो हिंसा हुई उसमें आर्मी के खिलाफ बहुत बहुत हिंसा हुई, और उसमें 8 लोग और मर गए। तो ये एक तरह से मोटा मोटा आपको इस घटना का एक ब्यौरा है। अब मैंने कुछ कुछ चैनल से भी ये सुना, एक पे तो मैं भी थी जिसमें लोग कह रहे थे कि सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिया है। तो नहीं सर, ये गलत बात है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो लोग मृतक परिवार को 11 लाख का मुआवजा दिया है, 5 लाख जो है वो राज्य सरकार दे रही है। और इसमें जो जो ट्राइब के लोग मरे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत देशभक्त हैं। और इसीलिए ये सारी बातें भी आ रही है कि क्या ये एक साजिश थी, जो ये जो ये जो कबीले के जिस भी ट्राइब के लोग मरे हैं, वो उनके और उनके आर्मी के बीच के जो जो रिलेशनशिप्स थे उसको खराब करने के लिए क्या मुखबिर ने एक डबल क्रॉस किया आर्मी को? क्या ये एक साजिश है जिसमें कि आर्मी फंस गई? ये कोनियाक ट्राइब के लोग होते हैं जो कट्टर देशभक्त होते हैं। अगर आपको याद भी हो तो कुछ दिन पहले विप्लव त्रिपाठी का जब वो वीडियो आया था, उसमें एक कोनियाक के जवान की भी मौत हुई थी। और उसमें उस समय एक वायरल वीडियो हुआ था जहाँ पे एक मरा हुआ बेटे के कॉफिन के सामने उसका जो पिता था वो खड़ा होके कह रहा था कि यहाँ मेरे 2 बेटे हैं, एक मर गया, देश पे शहीद हो गया, पर दूसरे को भी मैं आर्मी में भेजूंगा। और कैसे कोनियाक को भारत के लोगों के साथ रहना चाहिए, भारत माता की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ एक ये एंगल जरूर है। तो अभी तो एसआईटी का एक गठन हुआ है, गृह मंत्री ने कहा भी है कि 1 महीने के अंदर ये प्रोब होना चाहिए और उसकी फाइंडिंग्स आनी चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि मेरी क्या इसमें राय है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि कोई भी कानून जो है वो जन्म जन्मांतर के लिए नहीं हो सकता। स्थितियां बदलती हैं, उसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। हाँ, ये आसान है कहना कि आर्मी को ये करो वो करो। हम में से आधे लोग तो घर के बाहर भी नहीं निकलेंगे अगर वैसी स्थिति होगी तो, जिस स्थिति में आर्मी वहां रहती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि किसी को भी एब्सोल्यूट पावर मिलने का मतलब ये नहीं है कि निरीह और जो मासूम जो नागरिक हैं उनके जान पे बनाए। तो समीक्षा तो जरूर होनी चाहिए इसकी। और साथ ही साथ आर्मी को भी ट्रांसपेरेंसी तो लानी होगी कहीं ना कहीं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और उसके लिए हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये अगली बार नहीं हो। तो ये सब थोड़ी चीजें हैं अ, जो मैं चाहती थी कि मैं आपसे आके साझा करूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसको इस तरह से जिस तरह से इस पे राजनीति खेली जा रही है, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती आके दिल्ली में बैठ गई हैं और कह रही है कि देश में कोई कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनको तो बस एक जुमला चाहिए आर्मी के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए, कहीं भी, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो नागालैंड। हालांकि ना उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ किया है, नागालैंड तो वो कभी गई नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक जुमला चाहिए आर्मी के खिलाफ बोलने के लिए। और तो वो तो उनकी पुरानी बीमारी है, खैर उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप सबका जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरा विवाद क्या है और इसको किस तरह से सरकार निपटने की कोशिश कर रही है। और किसी भी तरह से इस घटना को आर्मी के खिलाफ एक जो मोमेंटम बनाने की कोशिश की जाएगी, उसमें आप जो है देश के साथ रहें, आर्मी के साथ रहें, नागरिकों के साथ में रहें, सच के साथ रहें। क्योंकि और वो तभी होगा जब हम टाइम देंगे, जब हम टाइम देखेंगे कि जो कमेटी की रिपोर्ट आती है वो क्या कहती है। तो हम मैं तो ये कहूँ कि आप झूठ का साथ बिल्कुल नहीं दे। ये बिल्कुल नहीं सोचे कि जो उनकी झूठी कहानियां निकल के आती है महबूबा मुफ्ती मुफ्ती जैसे लोगों की, उनकी कहानियों पर विश्वास कर देश पे विश्वास कीजिए, सिस्टम पे विश्वास कीजिए। और मुझे यकीन है कि जो एसआईटी की प्रोब होगी, इन आर्मी ने भी एक इंटरनल कमेटी का गठन किया है। दोनों का प्रोब से क्या निकल के आएगा, दोनों की जो जांच होगा उससे जो निकल के आएगा वो दिखाएगा कि इस लॉ का जो ये स्पेशल
आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसमें क्या होता है और किस तरह से क्या क्या इसके जो जो भी इसके परिणाम होंगे, क्या वो हमको कश्मीर में भी दिखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, इस पे नजर रखना जरूरी है। तो ख्याल रखिए अपना। कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात जरूर बता दूंगी। अगर आप ट्विटर पे हैं तो प्लीज मुझे वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने आज ट्वीट किया है कि WHO ने ये कंफर्म किया है कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वो बहुत माइल्ड है। उस पे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जहाँ पे जिस जो हमें पिछली बार देखने को मिले थे, या फिर एक भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो पैनिक मत होइए, घबराइए मत, डरिए मत, लेकिन हाँ, सुरक्षा तो अपने हाथ में है। एक हाथ में वो जिसको धो के आप साफ रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, और मास्क पहनना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार।